हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में आज का हमारा विषय रहेगा चैप्टर 5 मांग की लोच। चैप्टर 5 है हमारा ये और चैप्टर का नाम है मांग की लोच। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 4 को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा मांग का नियम क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं और मांग फलन क्या है। जिसके अंदर हमने पढ़ा कि dx यानी कि x वस्तु की डिमांड किस किस का फलन है, किसका फंक्शन है। जो x वस्तु है उसकी कीमत, प्राइस ऑफ x, उपभोक्ता की आय और प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत। इसके अलावा एक्सेप्टेशंस और जो है टेस्ट वगैरह और कई सारे तत्व थे हमारे। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मेनली अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो उसमें हमारे ये 3 तत्व आते हैं: वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत। ये 3 तत्व वस्तु की मांग को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो इन 3 तत्वों के आधार पर ही हमारी मांग की लोच की परिभाषा बनेगी। तो देखिए, जानते हैं मांग की लोच कहते किसे हैं। परिभाषा क्या बनेगी कि वस्तु की कीमत px यानी कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण। यहाँ में परिवर्तन और लिख देती हूँ मैं, में परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। बदलना तो दोनों चीजों को बदलना कहेंगे हम। अगर कीमत पहले से बढ़ जाए या पहले से घट जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, घट जाए, या संबंधित वस्तुओं की कीमत घटे बढ़े, तो उन घटने बढ़ने की जगह पर मैंने परिवर्तन लिख दिया। तो इन 3 चीजों में, वस्तु की कीमत में, उपभोक्ता की आय में और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण अगर मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप क्या कहलाएगा? मांग की लोच। तो देखो, मांग की लोच की क्या डेफिनेशन बनी कि इन तीनों में परिवर्तन होने के कारण, ये तीनों में पहले इनमें परिवर्तन आया और इनमें परिवर्तन होने के कारण किस में परिवर्तन आया? मांगी गई मात्रा में। हमें पता है ये हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। तो इनके बदलने के कारण जो मांग बदली वो कितनी बदली उसका माप जो बदली, हमें पता है कीमत के बढ़ने से मांग घटेगी, कीमत के कम होने से मांग बढ़ेगी। तो बढ़ी तो कितनी बढ़ी, घटी तो कितनी घटी। आय के बढ़ने से, उपभोक्ता की आय के बढ़ने से मांग बढ़ेगी, आय के घटने से मांग घटेगी। तो आय के बढ़ने से मांग कितनी बढ़ी, तो उसका मेजरमेंट, उसका माप, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मांग की लोच। लोच का अगर हम वैसे शाब्दिक मतलब समझे तो लोच यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक वस्तु के अंदर फ्लेक्सिबल यानी कि चेंज आने में, परिवर्तन आने में, उसकी मांग में कितना परिवर्तन आया उसका माप हमारा कहलाता है मांग की लोच। अब जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से ये 3 तत्व जो होते हैं ये मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये 3 तत्व ज्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो इसी के आधार पर मांग की लोच के भी कितने प्रकार बन गए? 3 प्रकार बन गए। इन्हीं के आधार पर पहला क्या बन गया? मांग की कीमत लोच, क्योंकि कीमत सबसे अधिक प्रभावित करती है। नंबर 1 बन गया ये। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मांग की कीमत लोच, और नंबर 2 मांग की आय लोच, क्योंकि उपभोक्ता की आय उसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। और नंबर 3 पर बन जाता है हमारा मांग की आड़ी लोच। आड़ी या तिरछी लोच भी हम कह सकते हैं। हमें पता है जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनकी एक की कीमत बढ़ती घटती है और दूसरे की मांग में चेंज आता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? आड़ी लोच, क्योंकि एक वस्तु की कीमत के बदलने के कारण दूसरी वस्तु की मांग बदलती है। तो इस तरह से इन 3 प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों के आधार पर मांग की लोच भी 3 प्रकार की बन गई। अगर हम इसे आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो 12वीं कक्षा के सिलेबस में सिर्फ मांग की कीमत लोच को दिखाया गया है। ये जो 2 लोची हैं, आय लोच और आड़ी लोच, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस मांग की कीमत लोच को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मांग की कीमत लोच की डेफिनेशन क्या बनी? मांग की कीमत लोच की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि भाई कीमत में, सिर्फ कीमत में परिवर्तन। अब मैंने तीनों शब्द बोला था, इन तीनों में परिवर्तन आने के कारण, लेकिन जब हम सिर्फ मांग की कीमत लोच की परिभाषा याद करेंगे तो हम लिखेंगे कि मांग की केवल कीमतों में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन आया उसका माप मांग की कीमत लोच। अगर आय लोच की परिभाषा आए तो हम लिखेंगे कि मांग, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन आया उसका माप आय लोच। और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी संबंधित वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आया उसका माप आड़ी लोच। तो मैंने बताया कि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये इनकी तो हमें सिर्फ डेफिनेशन करनी है।
बाकी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कीमत लोच को। तो कीमत लोच का देखिए हमारा फार्मूला बन जाता है। कीमत लोच का फार्मूला क्या बनता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मैंने इसके सामने नेगेटिव माइनस का निशान लगाया है। ये माइनस के निशान का क्या मतलब है? माइनस के निशान का मतलब है कि इन दोनों के अंदर क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि कीमत जब बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसलिए इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होने के कारण ये आगे माइनस का निशान लगाया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर एक चीज और ध्यान देने की है कि कीमत में परिवर्तन के कारण ये जो अगर हम इसको एज ए फ्रैक्शन पढ़ें तो ये हमारा अंश होता है, ये हर होता है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। जो बेस होता है, डेनोमिनेटर जो होता है हमारा, वो बेस के अंदर हम कारण को लेते हैं। इसमें परिवर्तन होने के कारण इसमें परिवर्तन होता है। तो क्योंकि पहले कीमत में बदलाव आया तो कीमत में परिवर्तन के कारण मान, तो नीचे क्या आएगा? मैं तुम्हें ये याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर कई बार ये आता है हमारे एमसीक्यूज के अंदर के ऊपर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आ जाए, नीचे मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ जाए, तो सही फार्मूला क्या है? नीचे बेस में कीमत होनी चाहिए। तो फार्मूला बनता है हमारा मांग की कीमत लोच का, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम मांग की लोच की कोटियां। ये जो हमारा फार्मूला था ये आगे इसकी मांग की लोच को जो ज्ञात करने की विधियां आएंगी वहां हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम हमारे चैप्टर के अंदर है मांग की लोच की कोटियां। कोटियां यानी कि इनको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की होती हैं। तो चलिए इनको हम करते हैं। ये कौन सी 5 प्रकार की होती हैं? नंबर 1 पर है पूर्णतः लोचदार, नंबर 2 पूर्णतः बेलोचदार, फिर इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। तो सबसे पहले वाली कोटि को पढ़ते हैं जिसे हमने कहा है पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार मांग की लोच किसे कहेंगे? पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं इनके चित्र बनाकर आपको बताऊंगी। और अर्थशास्त्र में हमें पता है यहाँ क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं सिर्फ बोलकर आपको उसकी व्याख्या करूंगी, लेकिन जब भी हम अपना प्रश्न लिखते हैं तो हमें उसकी व्याख्या भी प्रश्न के अंदर लिखनी होती है। तो मांग की पूर्णतः लोचदार क्या होती है? लोच कि जब वस्तु की कीमत में जो कीमत है प्रचलित उस कीमत के ऊपर उसकी मांग अनंत है, हम उस कितनी मात्रा में उसकी बिक्री कर सकते हैं अनंत है। लेकिन अगर कीमतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है तो वस्तु की मांग एकदम से शून्य हो जाती है। उसे कहते हैं हम मांग की पूर्णतः लोचदार मांग। तो देखिए इसका चित्र बनाते हैं। एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्वांटिटी मांग को लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम किसको लेते हैं? कीमत के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था कि जो कीमत है, मान लिया कीमत ये है OP, इस कीमत के ऊपर हम कितनी भी मात्रा में, इतनी मात्रा में ले सकते हैं या इतनी मात्रा में भी, इतनी मात्रा में भी, कितनी भी मात्रा में हम इसकी इकाइयां खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसकी कीमत इस OP से बढ़कर जरा सी भी यहाँ पहुंच जाए तो एकदम से क्या हो जाएगी? इसकी मांग शून्य हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसे हम ऐसे लिखेंगे ED, E यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव का निशान है हमारा कि इस कीमत के ऊपर वस्तु की मांग अनंत है, लेकिन अगर कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है या घट जाती है तो एकदम से मांग क्या हो जाती है? शून्य। तो हमने इसको इन्फिनिटिव क्यों कहा? क्योंकि इस कीमत के ऊपर हम कितनी भी मात्रा में वस्तु की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम पूर्णतः लोचदार। तो पूर्णतः लोचदार जो हमारा मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? वो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसके समानांतर। तो ये समानांतर है दो, तो इस एक्स एक्सिस के समानांतर हमारा ये DD डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व OX के समानांतर कब होता है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव हो या पूर्णतः लोचदार हो। ठीक है, पूर्णतः लोचदार की क्या परिभाषा बताई है कि इस कीमत के ऊपर, प्रचलित कीमत के ऊपर हम वस्तु की कितनी भी मात्रा की मांग कर सकते हैं, लेकिन कीमत अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो उसकी मांग एकदम से शून्य हो जाएगी। अब आता है हमारा दूसरा टाइप जिसे कहते हैं हम पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो पूर्णतः बेलोचदार क्या होती है कि पूर्णतः बेलोचदार के अंदर क्या होगा? इसमें देखो यहाँ लोचदार था, यहाँ बेलोचदार था। लोचदार के अंदर तो हम कितनी भी मात्रा में खरीद सकते हैं, लेकिन बेलोचदार के अंदर क्या होगा? हमारी मात्रा जो होती है वो एकदम से फिक्स होगी। यहाँ पर वही हमारी मांग, यहाँ पर वही हमारी कीमत, और ये मांग जो है ये फिक्स है। क्यों? चाहे कीमत ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ठीक है, कीमत चाहे घट जाए, कीमत चाहे बढ़ जाए,
लेकिन हम वस्तु की यही मांग करेंगे। तो क्या परिभाषा बनी पूर्णतः बेलोचदार में कि वस्तु की कीमत में चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे कितना भी घट जाए, कितना भी परिवर्तन क्यों ना आए, अगर वस्तु की मांगी गई मात्रा वही रहती है, निश्चित फिक्स, तो उसे क्या कहेंगे हम? पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। तो डिमांड कर्व इसके अंदर हमारा कैसा होएगा? वाई एक्सिस के समानांतर। ये डिमांड कर्व और ये वाई एक्सिस ये इसके समानांतर है। पूर्णतः लोचदार में वाई एक्सिस के समानांतर था, तो इसे हम लिखेंगे ईडी क्या है यहाँ पर हमारी? इक्वल टू 0। पूर्णतः बेलोचदार है, 0 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो इसके ऐसा कब होता है कि जब एक वस्तु की कीमत इतनी है तो भी हम उसकी इतनी मात्रा खरीदेंगे, बढ़ जाए तो भी हम उतनी ही खरीदते हैं, घट जाए तो भी हम इतनी ही खरीदते हैं। तो बताओ ऐसी कौन सी वस्तु होगी? क्या तुम सोच सकते हो ऐसी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको, अनिवार्य या हम जीवन रक्षक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं उनको कह सकते हैं। ये वस्तुएं, इनकी कीमत चाहे कितनी भी घट जाए, कितनी भी बढ़ जाए, हम इनकी अधिक मात्रा नहीं खरीदते। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, नमक या दवाइयाँ, क्या उसकी कीमत के बढ़ने से हम उसको ज़्यादा खाना शुरू कर सकते हैं या कीमत के कम खाना शुरू कर सकते हैं? वो हमें उसकी जितनी ज़रूरत है हम उसका उतना ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हमारी जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं। तो इन चीज़ों की जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? 0। वो इसकी जो कीमत चाहे घटे चाहे बढ़े, उसकी मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इनके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं अपनी आरामदायक वस्तुओं का। जैसे भाई कोई वस्तु है, भाई किसी को अपने गहने बनवाने हैं या और कुछ करवाना है, उस कीमत के ऊपर वो तैयार है, लेकिन कीमत बढ़ जाए तो जरूरी थोड़ी है हमें उसको लेना। हम उसको एकदम से छोड़ भी सकते हैं, नहीं करवाते अभी, कभी फिर कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उसको पूर्णतः लोचदार के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी तीसरी कोटि, जिसे कहते हैं हम इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार के अंदर भी हम इसका चित्र बनाकर इसको समझते हैं। इकाई लोचदार के अंदर क्या होता है कि मान लिया मैं आपको बताती हूँ कि भाई इकाई लोचदार में हमारा मांग वक्र इस तरह का होता है, डी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कीमत ये है, इस कीमत के ऊपर हमने ये मात्रा, ये कीमत है हमारी ओपी और ये मात्रा हमने ली। कीमत में थोड़ी सी क्या आ गई? जितनी कमी आई, इतनी कमी आने से मांग भी इतनी ही बढ़ जाए। जितनी मात्रा में, मेरा कहने का ध्यान से समझिए कि भाई कीमत में ये परिवर्तन आया तो मांग भी इतनी ही बढ़ गई। मान लिया कीमत में 2 यूनिट कम होगी तो मांग भी 2 यूनिट ही बढ़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? इकाई के समान लोचदार। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, हमारा फार्मूला क्या था? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 2 इकाई का हुआ, 2 यूनिट का हुआ। कीमत में भी प्रतिशत परिवर्तन 2 यूनिट का हुआ, तो 2/2 इकाई, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई हमारी? 1। जितना कीमत में कमी आई उतनी ही अगर मांग बढ़ती है तो हमारा फार्मूला वही, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। 2 इकाई कीमत घटी है तो 2 इकाई ही मांग बढ़ी है, तो 2/2 बराबर 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी यहाँ पर? इकाई लोचदार। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन आए या कीमत में जितना परिवर्तन हो उस मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो, तो उसे कहेंगे हम इकाई लोचदार मांग। तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनको हम इकाई लोचदार के अंदर गिनते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा टाइप, इकाई से अधिक लोचदार। तो ये हमें याद भी करनी है। इकाई से अधिक लोचदार जो होती है इसको हम लोचदार भी कह सकते हैं, सिर्फ लोचदार, ठीक है। इकाई से अधिक यानी कि इसको हम सिंपल लोचदार में भी कह सकते हैं। एक पूर्णतः लोचदार था ये हमारा, लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपल लोचदार। तो इसको समझते हैं, ये क्या होता है लोचदार के अंदर। इसके अंदर भी ऐसे ही हम चित्र बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो इकाई के समान लोचदार है, अगर हम मांग वक्र को जितना ये है उससे थोड़ा सा ज्यादा बना दें, ज्यादा क्या बनाएं? मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा स्लोप, उसका ढाल अगर उससे कुछ ज्यादा, तो देखो क्या होएगा कि मान लिया इस ढाल के ऊपर ये कीमत है और इस कीमत पर हम ये मात्रा खरीद रहे हैं, ठीक है। कीमत में परिवर्तन इतना आया और मांग में परिवर्तन इतना हुआ। अब ध्यान से देखो, कीमत में परिवर्तन इतना, लेकिन मांग में परिवर्तन उससे ज्यादा है, ठीक है। मांग में परिवर्तन क्या है? ज्यादा। ये एरो हमारी छोटी है, ये एरो बड़ी है। मान लिया मांग कीमत 2 यूनिट कम हुई है, लेकिन ये 4 यूनिट बढ़ गई, तो 4/2 मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या आ गया? 2। तो ये क्या है? इकाई से अधिक है। इकाई यानी कि 1 से अधिक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन 1।
तो ये हो गई हमारी इकाई से अधिक लोचदार। तो क्या डेफिनेशन बनी इकाई से अधिक की, कि कीमत में जितना परिवर्तन आता है अगर मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन आए तो उसे कहेंगे हम इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, कीमत जितनी घटी मांग उससे कई गुना अधिक बढ़े। ठीक है, जैसे मैंने दिखा दिया कि भाई ये 4 बड़ी है और ये 2 ही बड़ी है, तो 4/2 मांग में बटे तो 2 इकाई से अधिक, तो इसे कहेंगे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब आता है हमारा लास्ट की यूनिट जिसे कहते हैं हम इकाई से कम लोचदार। जैसे मैंने कहा अधिक लोचदार को हम लोचदार बोल सकते हैं, वैसे ही कम लोचदार को हम बेलोचदार बोल सकते हैं। तो कई बार हमारा शब्द आता है सिर्फ बेलोचदार। तो बेलोचदार का मतलब क्या है कि उस वस्तु की लोच कैसी है, इकाई से कम है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई जो इकाई लोचदार थी उससे अगर इसका ढाल हमने ये इतना ढाल, उससे अगर उसका ढाल हमने ज्यादा बना दिया, ये ज्यादा मतलब इस एक्स एक्सिस के समानांतर की तरफ बना दिया, ज्यादा लेटने वाला या ज्यादा पसरने वाला बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इकाई से अधिक लोचदार। लेकिन इकाई से कम लोचदार अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें ज्यादा खड़ा रखना पड़ेगा अपना डीडी वक्र। ये हमारा मांग वक्र है, मैंने इसको ज्यादा ऊपर की तरफ जो हमारा बेलोचदार था उसकी तरह ज्यादा खड़ा बनाया। अब देखिए इसके अंदर इस कीमत पे हम ये मात्रा कर रहे हैं, ये कीमत ये मात्रा, कीमत में इतना परिवर्तन आया और मांग में इतना। तो कीमत में क्या हुआ, कीमत ज्यादा घटी लेकिन मांग थोड़ी सी बढ़ी। समझ में आया? मान लिया ये 4 यूनिट कम होगी तो मांग केवल 2 ही बढ़ी, तो 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो इसे क्या कहते हैं हम, इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग कब होगी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि कीमत में जितना परिवर्तन आया है अगर मांग उससे कम मात्रा में बढ़े, जितनी कीमत घटी है अगर मांग उससे कम मात्रा में बढ़ती है तो उसे कहेंगे हम इकाई से कम लोचदार मांग। तो ये हमारी 5 कोटियां होती हैं, हमें ये सभी याद करनी है। प्रश्न हमारा कई तरह से आ सकता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कैसा होता है, ओ एक्स के समानांतर। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र होता है वाई एक्सिस के समानांतर। इसके अलावा 5 प्रकार की हमारी ये कोटियां हैं, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई, इकाई से अधिक और इकाई से कम। ठीक है, इकाई से अधिक को हम लोचदार भी कह सकते हैं, इकाई से कम को हम बेलोचदार भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत होगा इतना। हमने मांग की लोच की, उसका फार्मूला किया, उसके प्रकार किए और उसके बाद उसकी 5 कोटियां की। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे मांग की लोच को ज्ञात करने की विधियां। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।